नई मॉडर्न दुल्हन की 3 गवारनंद। श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गरीब होने के बाद भी अपनाओगी? क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी गरीबी में बिता पाओगी? हाँ दीपक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ तक रही बात गरीबी में बिताने की, तो मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह सकती हूँ, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अकेली रहती हूँ, मैंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो हम शादी करते ही एक नया घर और सारा सामान खरीद लेंगे, जहाँ हमें इस तरीके से रहने की जरूरत ही भी नहीं होगी और तीनों नंद भी खुश हो जाएंगी। आखिर हम सब कब तक उस छोटे से घर में रह पाएंगे? श्वेता, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम सब उसमें आ पाएं, पर वक्त के साथ मैं मेहनत ज़रूर कर लूँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो शादी की तैयारियां करते हैं। श्वेता, मेरी तीनों बहनों के लिए भी तुम ही शॉपिंग कर लेना। उन्होंने कभी महंगे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं इतना कभी उन्हें दे ही नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहकर दोनों शादी की तैयारियों के लिए मॉल जाकर शादी का जोड़ा और गहने चुनते और अगले दिन शादी में पहनते हैं, जहां उसकी तीनों नंदे पागलों की तरह अपने भाई की शादी में नाच रही थी। तभी श्वेता कहती है, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मेरे भाई की शादी है, अमीर मेरी भाभी आई है। हाय हाय, ये मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। सब लोगों के सामने पागलों की तरह नाच रही हैं। ये मेरे बिजनेस के लोग भी आए हैं यहाँ पर। दीपक, जरा देखो ना, तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं, इन्हें समझाओ। रुको रुको, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी बोलता हूँ। टीना, शिखा, पारुल, तुम तीनों मेरी बहनें हो, इधर आओ। तुम नाचो मत, गेस्ट को देखो। ठीक है भैया। भैया, मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। कैटरिंग में भाभी ने चाउमीन पिज्जा रखवाया है। और भैया, मैं फोटो खिंचवा रही हूँ, भाभी बहुत अच्छे कपड़े लाई हैं मेरे लिए। ये मेरी तीनों नंद गवारों की तरह क्या कर रही हैं, जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो इन्होंने। तभी तीनों बहन ऐसा कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं पंडित जी दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न कराते हैं। विदाई के बाद श्वेता बड़ी महंगी सी गाड़ी में 3 नंदों और पति के साथ अपने नए बंगले पर पहुंचती है, जहां बड़ा सा घर देखकर तीनों उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। और तभी दीपक उनसे कहता है, शिखा, टीना, पारुल, तुम जानती हो ना, तुम्हारी भाभी आई हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें उनकी आरती और कलश लाना होगा। जाओ लेकर आओ। हाँ भैया, हम अभी लाते हैं। पर ये घर तो देखो, मेरी तो इनसे नजर ही नहीं हट रही है। कितना बड़ा है, पंखा तो इतना ऊपर लगा है, और वो डिब्बे जैसा दीवार पर क्या लगा है? एसी है, उससे पूरा कमरा हॉल ठंडा हो जाएगा। पर ये तुम मेरा स्वागत करोगी तभी बताऊंगी ना। तीनों अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने के बाद सोफे पर जाकर उछल उछल कर कूदने लगती हैं। अरे, ये तुम तीनों इतनी बड़ी होकर क्या कर रही हो? नया सोफा है, ऐसे कूदो मत। टीना, शिखा, पारुल, ये सब क्या है? ऐसे नए सामान के साथ कोई करता है क्या? भैया, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जुमला है। भाभी ने जो घर आया है, सच में ये बहुत अच्छा घर खरीदा है। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। श्वेता, माफ करना, मेरी तीनों बहनों ने कभी इतना अच्छा लग्जरी सामान और घर नहीं देखा। ये सब इसीलिए कर रही हैं। वो तो मुझे इनकी हरकत देखकर पता चल गया है। खैर दीपक, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी आराम कर लो, मैं उन्हें उनका कमरा दिखा कर आती हूँ। पारुल, टीना, शिखा दीदी, मेरे साथ चलिए। तभी दुल्हन के जोड़े में श्वेता अपनी तीनों नंदों को उनका कमरा दिखाती है। तभी एक मुलायम बेड को छूती है, दूसरी टेडी बियर को देखती है, तीसरी खिड़की पर बैठ जाती है। उनकी ऐसी हरकत देखकर श्वेता अपने मन में कहती है, दीपक ने मुझे जो बोला वो ठीक है, फिर भी ये तीनों नंदे मुझे जरूरत से ज्यादा गंवार दिखाई दे रही हैं, जैसे कभी ये गद्दा भी नहीं देखा हो। भाभी देखो ना, ये गद्दा तो मुझे बहुत मुलायम लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये कमरा भी बहुत अच्छा और बड़ा है। इतना बड़ा घर तो भाभी मैंने कभी नहीं देखा, और यहाँ ये कितना सुंदर चांद तारे दिख रहे हैं। खिड़की से नीचे गिर जाओगे, इधर आओ। भाभी, मुझे एक एसी चलाकर दिखाओ ना, ताकि ठंडा ठंडा लगे कमरे में। ये देखो, रिमोट लेकर ये वाला बटन दबाना, एसी चालू हो जाएगा, ठीक है? अरे वाह भाभी, कुल्फी की तरह कमरा ठंडा हो गया और हमें हवा
हवा भी नहीं आ रही। कितना अच्छा एसी है। दीदी, यही इसकी खासियत है। अब आप तीनों सो जाइए, हम भी सो रहे हैं। ऐसा कहकर श्वेता सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर तीनों एलईडी टीवी चलाने के लिए उसके तार को हिलाते हैं। ये देखकर श्वेता कहती है, अरे आप तीनों ये क्या कर रहे हैं? भाभी, ये टीवी जैसा लग रहा है, हम इसके तार हिला रहे हैं ताकि इसमें कुछ आने लगे। अरे दीदी, पहले इसको यहाँ से ऑन करो, तभी तो कुछ चलेगा इसमें। ये पहले के जमाने की टीवी की तरह नहीं है। पता है टीना, पारुल, इन कमरों के ऊपर भी 2 मंजिल हैं और इस घर में इतने सारे नए नए डिब्बे हैं कि क्या ही बताऊं। वो देखो, वो छोटा सा क्या है? भाभी कपड़ों पर रख रही थी। उसे प्रेस कहते हैं। शिखा दीदी, जिन कपड़ों पर सिलबटें होती हैं, उसे ये प्रेस जल्दी से कड़क कर देता है। बड़े काम की चीज है भाभी, मेरा सूट भी कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गॉड, इतनी गवार नंद क्यों है ये तीनों की तीनों? इन्हें एक नॉर्मल चीज प्रेस के बारे में भी दीपक ने कभी नहीं बताया, ना अपने घर में यूज किया होगा। वक्त गुजरता है। गवार नंद अपनी बेवकूफी के कारण अक्सर श्वेता को परेशान करती थी, पर श्वेता उनसे कुछ नहीं कहती थी। कभी वो श्वेता का हेयर स्ट्रेटनर खराब करती, तो कभी वैक्यूम क्लीनर, तो कभी वॉशिंग मशीन में रिमोट वास बर्तन डालकर उसे खराब कर देती, जिससे काफी हद तक नुकसान भी हो जाता है। और श्वेता इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताती। एक दिन तीनों रसोई में आकर कहती हैं, यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बनाए, सिलेंडर तो खत्म है। भाभी ने माइक्रोवेव का यूज करना सिखाया था। तो चलो माइक्रोवेव में कुछ बनाते हैं। पर 1 मिनट, खाने का कोई सामान घर में नहीं है, क्यों ना दूध को गर्म करके ही पी लेते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही है, हम खुद ही कर लेते हैं। भाभी सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीनों फ्रिज में से 3 स्टील के गिलास में दूध करके माइक्रोवेव में रख देती हैं और बटन चालू कर देती हैं, जिसके 1 सेकंड बाद ही माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है और डर के मारे तीनों अपना सर पकड़कर नीचे झुक जाती हैं। तभी आवाज से श्वेता वहां आकर कहती है, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? इतना धुआं, मुझे जल्दी से बंद करना होगा। तभी श्वेता जल्दी से माइक्रोवेव को ऑफ करती है और एग्जॉस्ट फैन चलाकर खिड़की खोलकर सारा धुआं बाहर करती है। फिर तीनों को गुस्से से कहती है, अरे तुम तीनों पागल गवार नंद हो क्या मेरी? अरे इतना टाइम हो गया रहते रहते, तुम्हें अभी तक कुछ यूज करना नहीं आया? और अगर कुछ नहीं आता चलाना तो मुझे कह देती। वैसे भी वॉशिंग मशीन को भी तुमने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर सोफे खराब कर दिए, और वो भी चीज है। मैं क्या इसी तरह पैसे पानी की तरह बहाती रहूं? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों को कुछ हो जाता तो दीपक तो मुझसे ही कहते। लापरवाही की भी हद होती है। आखिर तुमने क्या किया था इस माइक्रोवेव में? भाभी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी, इसलिए हमने दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था और वो बम पटाखे बजने वाली आवाज आने लगी। ये सब होता हुआ दीपक देख लेता है और श्वेता से कहता है, श्वेता, ये सब क्या है? तुम मेरी मासूम सी तीनों बहनों को क्यों इस तरह डांट रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया? माइक्रोवेव ही तो था सिर्फ। दीपक, बात माइक्रोवेव की है, इनकी जान की है। शुक्र करो बच गई, हादसा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। और वो मुझे बुला सकती है ना? और ये सब मैं हमारी शादी के 1 महीने से सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। श्वेता की बात सुनकर दीपक और उसकी तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। श्वेता, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, क्योंकि इतना ऐशो आराम मैं अपनी बहनों को कभी दे नहीं पाया। इस वजह से वो इन सामानों को चला नहीं सकी। तुम माफी मत मांगो, मैं हूँ ना, मैं इन तीनों को सब कुछ सिखा दूंगी। भाभी सॉरी, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाभी। इस तरह श्वेता तीनों नंद को घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी ओर वो पढ़ाई करके एक मॉडल, दूसरी जर्नलिस्ट, तीसरी डॉक्टर बनती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं। गंगा के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा अनिकेत। विनोद और लक्ष्मी की शादी को 7 साल हो गए थे। इसके बावजूद भी लक्ष्मी अब तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए उसकी सास गंगा उसे हर छोटी बड़ी बात पर बांझ होने का ताना देती रहती थी। लक्ष्मी बहू, अरे ओ लक्ष्मी बहू, अरे ओ बांझन कहाँ मर गई? गंगा की चिल्लाहट सुनकर लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उसके पास आ जाती है। जी माँ जी बुलाया?
क्यूरी मेरी बांझिन बहू, तुझे समझाया था ना, इन फूल और कली को मत छूना। देख कैसे सारी कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे को तुझ जैसी बांझ के पल्ले बांध दिया। अरे मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए। गंगा के ताने सुनकर लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये सच को सुनना लक्ष्मी के लिए जहर निगलने जैसा था। मगर इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती थी। इस बात ने लक्ष्मी को इस कदर लाचार बना दिया था कि वो चुपचाप अपने सास के अत्याचार सहती रहती थी। पूरे घर में उसे समझने वाला और उसका दर्द बांटने वाला कोई था तो उसका देवर अनिकेत। लक्ष्मी भाभी, आखिर किस मिट्टी की बनी हो आप? क्या आपको माँ की बातों का बुरा नहीं लगता? जाने दीजिए देवर जी, ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कांटे ही लिखे हैं, इसे सहन तो करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक रोज अनिकेत मीरब के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। जब ये बात गंगा को पता चलती है तो वो गुस्से में सारा घर सर पर उठा लेती है। राम राम राम, अरे निकेतन, तूने एक मुसलमानी से शादी कर ली। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अब ये बात जात बिरादरी में जाएगी तो हमारी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे एक पल को तो तू लूली लंगड़ी लड़की से शादी करके घर ले आता तो भी मैं उसे खुशी से अपना लेती, मगर इस मुस्लिम लड़की को अपनाना मेरे लिए जहर निगलने जैसा है। मैं इसे मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। भैया, बाबूजी, आप तो मेरी बात सुनिए। अब कहने सुनने को बच ही क्या गया है बेटे? तुझे जो करना था वो तो तूने कर ही लिया। चल विनोद। इस तरह गंगा की तरह हरि और विनोद भी मीरब को ठुकरा कर कमरे में चले जाते हैं, मगर लक्ष्मी मीरब का स्वागत करती। कोई बात नहीं मीरब, तुम बाऊजी माजी के बातों का बुरा मत मानना, वो अभी गुस्से में है। आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बाजी, आपने हमारा स्वागत किया, हमारे लिए ये भी काफी है। जहाँ परिवार के सभी लोग मीरब को उसके मुसलमान होने के कारण उसे नफरत की नजर से देखते, वहीं लक्ष्मी एक बड़ी बहन के जैसे मीरब के साथ घुल मिलकर रहती थी। जल्दी ही मीरब ने अपनी जेठानी लक्ष्मी से हिंदी हिसाब किताब से खाना बनाना सीख लिया और सभी के लिए खाना बनाया। सभी ने मीरब का बनाया खाना मन भर कर खाया। अम्मी जान, अब्बू जान, भाईजान, खाना कैसा बना है? अरे बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। हाँ मेरा बहू, वाकई तूने खाना तो बहुत लजीज बनाया है, खा कर जो है दिल खुश हो गया। मीरब को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ढलता देखकर उसके ससुराल वाले भी उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मीरब सभी के दिल में जगह बना लेती है और पूरा घर मीरब से घुल मिलकर रहने लगता है। ये देखकर मीरब अपनी जेठानी लक्ष्मी से कहती है, शुक्रिया बाजी, आज आपके साथ हमने रिश्तों की लड़ी जोड़ ली। मीरब, इसमें शुक्रिया कैसा, मेरे लिए तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन के जैसी हो। लक्ष्मी की बातें सुनकर मीरब का मन भर आता। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन मीरब किचन में खाना बना रही होती है, तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। मीरब आंखें खोलो। माँ जी, अनिकेत, डॉक्टर को फोन लगाओ, पता नहीं मीरब को क्या हो गया है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर मीरब का चेकअप करके बताता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? वो बधाई हो, आपकी बहू गर्भवती है। ये सुनकर गंगा फूली नहीं समाती और खुशी से उसकी आंखें भर आती है। मीरब बहू, तुझे पता नहीं है कि तूने इस घर को कितनी बड़ी खुशी से भरा है। जैसे ही लक्ष्मी मीरब को बधाई देने के लिए आगे आती है तो उसकी सास गंगा उसे रोकते हुए कहती है, अरे लक्ष्मी बहू, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? क्या तुझे पता नहीं, एक गर्भवती औरत पर बांझ का परछावा पड़ना अशुभ होता है, इसीलिए तू जितना हो सके छोटी बहू से उतना दूर ही रहना। ये सुनकर लक्ष्मी का कलेजा कचोट उठता है। तभी मीरब अपनी सास की बात काटते हुए कहती है, माफ करे अम्मी जान, मगर हम चाहते हैं कि बाजी हमें बधाई दे। नहीं मीरब, मेरी कोख तो सालों से सूनी है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी तरह इस घर की खुशियाँ छीने। तुम आराम करो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिन बाद रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी मीरब अपने ससुराल वालों के सामने रमजान के रोजे रखने की बात रखती है। अरे छोटी बहू, तेरे अंदर इस घर का वारिस पल रहा है, ऐसे में तेरा भूखे प्यासे रहकर रमजान के रोजे रखना सही नहीं है। हाँ मीरब बहू, अभी तुझे अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी जान, अब्बू जान, हमसे बाजी की ये अधूरी जिंदगी देखी नहीं जाती, इसीलिए हम रमजान के रोजे रखना चाहते हैं ताकि अल्लाह लक्ष्मी बाजी की खाली कोख भर दे। हमारे बच्चे की हिफाजत अल्लाह करेंगे। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रमजान के रोजे रखूंगी मीरब, मगर अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए रखूंगी।
इस तरह जहां एक तरफ मीरब अपनी बान जेठानी की बुझी जिंदगी में बच्चे की रोशनी भरने के लिए रमजान के रोजे रखती है, वहीं लक्ष्मी मीरब के लिए रोजे रखकर अल्लाह के आगे सर झुकाती है। उनकी सास गंगा उनके लिए सुबह की शहरी और शाम की इफ्तारी की तैयारी करती है, क्योंकि उसे भी अपनी बहू की यकीन पर यकीन था। या अल्लाह, सुना है रमजान के पाक महीने में तुझसे जो मांगे तू वो देता है। हमारे उठे हाथ में हमारी बाजी की जिंदगी में बने बांझपन को मिटाकर उन्हें बच्चे की बरकत से भर दे। हे सच्चे बादशाह, मैं दुआ करती हूँ मीरब के बच्चे की हिफाजत करना और मेरी भी झोली में एक बच्चा डाल दे मेरे मौला। ऐसे ही एक एक दिन करके रमजान के कई दिन बीतते जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी सच्ची शिद्दत से खुद को ऊपर वाले के हवाले किए अपनी आस लगाए हुए थी और हर दिन उसके आगे आंसू बहा बहा कर बच्चों की दुआ मांगा करती थी। रमजान के उस रोज जैसे लक्ष्मी और मीरब की दुआ कबूल हो गई। जब लक्ष्मी इफ्तारी खाने बैठी थी तभी उसे उल्टी आती है और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है, जहां पर वो बेहोश हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान, बाजी बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर लक्ष्मी का चेकअप करके बोलते हैं, तो बधाई हो, आपकी बड़ी बहू भी मां बनने वाली है। इट्स मिरेकल, अनबिलीवेबल। मैंने इनके कितने बार टेस्ट किए थे मगर इनमें मां बनने की काबिलियत नहीं थी, पर ये कैसे हुआ? हकीम साहब, वो जो आसमान में बैठा है वो हकीम का हकीम है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखिए अम्मी जान, रमजान की बरकत अल्लाह के घर से सीधे हमारे घर की और बाजी के सूने कोक पर उतरी है। बधाई हो बाजी, आप अम्मी बनने वाली है। ये सुनकर लक्ष्मी खुशी से भर गई, क्योंकि सालों बाद उसका टूटा बिखरा सपना सच होता दिखाई दे रहा था। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। देखो विनोद, तुम पिता बनने वाले हो। मैं बांझ नहीं रही माँ जी। उस खुदा की बरकत इस रमजान पर मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आई है। हाँ बहू, ऊपर वाले ने मुझे एक साथ दो बड़ी खुशियाँ दी है। अब हम साथ साथ मिलकर ईद की खुशियाँ बांटेंगे। इसके बाद पूरा परिवार मीरब के साथ मिलकर रमजान की खुशियां मनाता है। एक वक्त में लक्ष्मी के जिस चेहरे पर फीकापन और लाचारी घिरी रहती थी, आज वो खुशी से चमक उठा था। ये खुशी लक्ष्मी और मीरब के रमजान के रोजे में की गई गिड़गिड़ाहट और बहाए गए आंसुओं का ही फल था, जो बच्चे की बड़ी बरकत उनके घर चलकर आई थी। साथियों, इंसान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि जहां इंसान के मन में एक दूसरे के लिए भलाई की सोच हो, वो बड़ी बात है। क्योंकि असली धर्म इंसानियत को बांटता नहीं है, बल्कि जोड़ना जानता है।